Great morning, students. I hope you all are fine. In today's video, we are going for MySQL revision tour. इस चैप्टर के अंदर हम बिल्कुल जो बेसिक से होता है कि MySQL होता क्या है एंड फॉरेन की और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो कैसे लगाने हैं और जितनी भी बेसिक क्वेरीज हैं 11th क्लास की वो सारी हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो लेट स्टार्ट. MySQL इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. देखो, अगर कोई ये आपसे पूछे कि आप MySQL में काम कर रहे हो तो MySQL होता क्या है, तो MySQL आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. तो अभी हम इसी वर्ड को समझेंगे कि पहले डेटाबेस क्या होता है और फिर मैनेजमेंट सिस्टम हमने इसके आगे क्यों लगाया. देखो, डेटाबेस क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर टुगेदर टू सर्व अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज. देखो, जब भी आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हो और कैसा डेटा कलेक्ट करते हो जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होता है. ये नहीं है कि एक डेटा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और दूसरा डेटा है, एग्जिस्ट करता है वो, लेकिन वो बिल्कुल किसी अलग चीज़ के बारे में और वो आपस में रिलेट नहीं करते, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कैटेगरी में या डेटाबेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे. अगर हमने ऐसा डेटा कलेक्ट करा जो आपस में इंटर रिलेटेड था और फिर हम उसको स्टोर कर रहे हैं टुगेदर ताकि हमारा कोई पर्पस सॉल्व हो सके, किसी एंटरप्राइज का पर्पस सॉल्व हो सके. जैसे आपने प्रोजेक्ट्स भी आई थिंक बना ही लिए होंगे, तो आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब नाम सुने हैं. तो ये सब आपके डेटाबेसेस हैं. क्यों? अगर मैं सिर्फ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो बैंक के अंदर क्या है? एक लोन है डिपार्टमेंट, एक आपका सेविंग का डिपार्टमेंट है, एक आपका करंट अकाउंट का डिपार्टमेंट है ना. तो इस ढंग से क्या होता है आपकी ये अलग अलग क्या है, ये सारा डेटा जो है अलग है लेकिन आपस में रिलेटेड है और इनको हम एक ही जगह पे स्टोर करते हैं, ये सारा डेटा जो है. ठीक है, तो इसलिए ये क्या फॉर्म कर लेगा? एक डेटाबेस फॉर्म कर लेगा. तो जब भी आपका डेटा जो इंटर रिलेटेड हो, जब भी हम उसको कलेक्ट करेंगे और स्टोर कर लेंगे ताकि वो किसी एक एंटरप्राइज मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज सॉल्व कर लेगा, तो दैट विल बी योर डेटाबेस. बट प्रायर टू डेटाबेस डेज डेटा वॉज स्टोर्ड इन फ्लैट फाइल्स और फाइल बेस्ड सिस्टम. देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले आपका एक फाइल बेस्ड सिस्टम आता था. फाइल बेस्ड सिस्टम स्टोर्स ऑल द डेटा इन वन बिग फाइल. डेटाबेस तो अलग अलग जगहों पे स्टोर करता है डेटा और उनके बीच हम रिलेशन बना लेते हैं कि एक जगह से हम दूसरे जगह का डेटा ला सकते हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या था? आपका जितना भी डेटा था वो एक फाइल के अंदर स्टोर होता था और सारा का सारा उसी फाइल के अंदर ही स्टोर होता था. तो जो फाइल बेस्ड सिस्टम था स्टोर्स ऑल द डेटा इन वन बिग फाइल. कोई स्ट्रक्चर नहीं था उस डेटा को स्टोर करने का. हमने कोई सिस्टम नहीं बना रखा था कि पहले ऐसे डालना है, फिर ऐसे डालना है, ऐसे डालना है. कोई तरीका नहीं था. अपने हिसाब से मैं अपना डेटा डाल सकती थी. कॉमन डेटा में भी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. जो कॉमन डेटा था यानी रिडंडेंसी हो सकती थी आपके डेटा की. जो भी कुछ ऐसा डेटा होता है ना जो बार बार रिपीट हो सकता है, तो वो बहुत बार रिपीट होता था इस चक्कर में. इवन इफ सम डेटा इज कॉमन अक्रॉस सम डिपार्टमेंट्स, वो रिपीट होगा एंड स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स ऑफ डिपार्टमेंट. सो वो रिपीटेड डेटा लिखना ही पड़ता था. अ नंबर ऑफ और फिर क्या होता था? अब क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई कैसे लिख रहा था, कोई कैसे काम कर रहा था, इसीलिए बड़े सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको लिखने पड़ते थे यहाँ पे टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम एंड ऐड रिकॉर्ड्स टू द अप्रोप्रिएट फाइल. इसीलिए मतलब क्या, देखो, हो सकता है मेरा जो तरीका है काम करने का, फाइल बनाने का अलग हो, किसी दूसरे पर्सन ने जो फाइल है उसने दूसरे सेपरेट वे से बनाई है. तो फिर जब मुझे डेटा अगर इस फाइल से लेना है तो अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और अगर इस वाली फाइल से लेना है तो अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. तो जैसे मैं एक फ्लैट फाइल है, ये सिंपल देखने में ये एक्सेल की फाइल लग रही है ना, तो वो आपका एक फ्लैट फाइल सिस्टम ही था उस टाइम पे. ठीक है, तो इसके अंदर आपने जैसे ये कॉलम बना लिया और डेटा डाल लिया, तो ये आपकी एक फ्लैट फाइल थी. लिमिटेशंस इसकी बहुत सारी थी. सबसे बड़ी तो ये थी डिफ़िकल्टी इन असेस, क्योंकि आपको ये चीज़ बता दिया कि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था फाइल बेस्ड सिस्टम का. जितना भी आपका डेटा था वो स्टोर हो जाता था फाइल में. तो ऐसी फाइल को असेस करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ता था. ठीक है, तो उतने ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी. दूसरा आता है डेटा रिडंडेंसी. इट रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ द सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स इन योर टेबल. दिस रिपीटेड डेटा नीड्स टू बी टाइप्ड इन ओवर एंड ओवर अगेन विच टेक्स लॉन्ग टाइम. क्या बोल रहे हैं? डेटा की रिडंडेंसी, इसका मतलब है जब आप फ्लैट फाइल में काम कर रहे थे ना,
रिपीटेड डेटा जो था वो बार बार हमें लिखना पड़ता था, जिससे आपका टाइम जो था ना वो ज़्यादा लगता था। डेटाबेस स्पेस इज वेस्टेड। देखो जब भी आप बार बार डेटा को डुप्लीकेशन करोगे तो स्पेस तो वेस्ट होगा ना। तो ये बहुत ज़्यादा बैड प्रोग्राम मेथड था, जिससे आपकी एफर्ट इंक्रीज होती थी, स्पेस की भी मैनेजमेंट होती थी और डेटा इनकन्सिस्टेंसी होती थी। इनकन्सिस्टेंसी क्यों? क्योंकि हो सकता है एक जगह पे वो डेटा है और हो सकता है उसके बाद वो डेटा किसी और फाइल में मैंने अपडेटेड फॉर्म में कर दिया है, ठीक है, और वो पिछली फाइल में मैं भूल ही गई अपडेट करना। तो फिर दो जगहों पे मेरे पास सेम डेटा मेरे को एसेस करना है, लेकिन दोनों जगहों पे अलग दिख रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? डेटा इनकन्सिस्टेंसी। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा पेशेंट, अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं रिपीटिशन का। मान लो मैंने पेशेंट की आईडी बनाई, नेम दिए पेशेंट के, उनके डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। मान लो ए जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर हरप्रीत है, वो यहाँ भी कर रही है, और फिर वो एक थर्ड पेशेंट है, वो उसको भी कर रही है। तो यहाँ पे देखो जो डॉक्टर की आईडी है वो भी रिपीट हो रही है और जो डॉक्टर का नेम है वो भी रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये रिडंडेंसी है, ठीक है, क्योंकि हम एक ही टेबल में काम कर रहे हैं। हम इसको तोड़ सकते थे और अलग अलग वे से बनाते, तो तब क्या होता, दो ही जगह आपको, तब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कम रिपीट होती। डेटा इन अच्छा, अब इसका कर कैसे सकते थे, कोई ये पूछे तो उसके लिए आप क्या कर सकते थे? इस टेबल को ब्रेक करना होगा। एक टेबल के अंदर ये 3 फील्ड और साथ में डॉक्टर की आईडी लगा दो, 0A 0B 0A, और फिर एक टेबल बना दो जिसके अंदर डॉक्टर की आईडी हो और डॉक्टर का नेम हो। तो 0A से डॉक्टर हरप्रीत, 0B से डॉक्टर अनीता। तो अब ये देखो, अब जो आपका रिपीटिशन है ये डॉक्टर नेम का वो कम हो गया है, ठीक है। तो आप इस टेबल को ब्रेक करके ये कम कर सकते थे, रिडंडेंसी। फिर आता है आपका डेटा इनकन्सिस्टेंसी। मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा, जब आप कॉज्ड बाय रिडंडेंसी व्हेन डू नॉट मैच, तो उसको आप डेटा इनकन्सिस्टेंसी बोलते हो। जैसे देखो पिछले ही केस में हम ले लेते हैं, मान लो डॉक्टर हरप्रीत लीव कर जाती है और डॉक्टर मोहन आ जाते हैं उनकी जगह, तो अब सारे पेशेंट्स जो है वो डॉक्टर मोहन के पास चले जाएंगे। मान लो मैं ठीक कर रही थी लेकिन एक्सीडेंटली एक जगह मैंने डॉक्टर मोहन कर दिया और एक जगह मैंने डॉक्टर हरप्रीत ही रहने दिया। अब अगर कोई चेक करे तो ये इनकन्सिस्टेंट है ना, क्योंकि हरप्रीत तो जा चुकी है। तो इसी वजह से ये इनकन्सिस्टेंट होता है जब डेटा इंफॉर्मेशन जो है मैच नहीं करती, अगर हम एक ही पर्सन की पूछ रहे हो तब भी। फिर नेक्स्ट आता है डेटा आइसोलेशन। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डेटा ऑफ वन ऑफ फाइल कैन नॉट बी मैप्ड टू अदर रिलेटेड फाइल इन द एब्सेंस ऑफ लिंक्स और मैपिंग्स और कॉमन फॉर्मेट। वो क्या बोलता है आइसोलेशन में? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो डेटा है एक फाइल का कैन नॉट बी मैप्ड टू अदर रिलेटेड फाइल इन द एब्सेंस ऑफ लिंक्स और मैपिंग और कॉमन फॉर्मेट्स। मतलब आप लिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे वो बोलता है टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेट रिपोर्ट अबाउट अ बैंक्स परफॉर्मेंस, डेटा फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स फाइल वुड बी नीडेड। अगर मुझे कंसोलिडेट रिपोर्ट चाहिए, मतलब टोटल रिपोर्ट चाहिए एक बैंक की परफॉर्मेंस की, तो मुझे उसके सारे डिपार्टमेंट से फाइल चाहिए होंगी। बट इन फाइल बेस्ड सिस्टम कोई ऐसा वे ही नहीं था, कोई ऐसी लिंकिंग ही नहीं थी, ठीक है। तो स्पेशल प्रोग्राम्स लिखने पड़ते थे जो कि विच में बी डिफरेंट टू प्रोग्राम इवन एज ईच फाइल हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट, क्योंकि हर फाइल का अलग स्ट्रक्चर होता था उस टाइम पे, तो उनको क्या करना पड़ता था, हर के लिए अलग से एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। डेटा आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग। इसका मतलब अगर तुमने 4 फाइलें बनाई तो वो अब अलग पड़ी हैं, उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तुम किसी फाइल से किसी एक फाइल की हेल्प से दूसरी फाइल का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, उनके बीच में लिंक नहीं बना सकते। तो जो ये लिमिटेशंस थी आपकी फाइल बेस्ड सिस्टम की, इन्होंने प्रॉम्प्ट किया था कि आप एक डेटाबेस अप्रोच पे जाएं। डेटाबेस क्या है? जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन का, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में सेव होता है डेटा, लेकिन एक सेंट्रल लोकेशन पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही जगह स्टोर होता है सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल लोकेशन में। द डेटाबेस सिस्टम डू नॉट मेंटेन सेपरेट कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। अगर सेम डेटा है तो वो उसकी अलग अलग कॉपीज नहीं बनाता, रादर ऑल द डेटा is kept at one place and all the applications that require data refer to a centrally maintained database, ठीक है। तो अगर जितनी भी कोई एप्लीकेशन है, कोई भी जो चीज़ है जिसको उस डेटा की नीड है, तो वो उस मेन डेटा के बेस के पास ही जाएगा जो सेंट्रली स्टोर्ड है। सेंट्रली मतलब एक ही जगह पे हमने सारा डेटा स्टोर कर रखा है, वहीं से मेरे को किसी को भी डेटा चाहिए तो वहीं से जाकर लो, अलग अलग जगहों पे हमने डेटा स्टोर नहीं कर रखा। नाउ इफ एनी चेंजेस टू बी मेड टू द डेटा, इट विल बी मेड एट जस्ट वन प्लेस एंड द सेम चेंज इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू ऑल द एप्लीकेशन रेफरिंग टू इट। तो वो बोलता है कि अगर चेंजेस भी करने हैं तो आपको एक ही जगह करने हैं, क्योंकि डेटा रखा ही एक जगह है। एंड जब आपने चेंज कर दिया है एक जगह मेन जगह पे, तो अब जितने
भी एप्लीकेशन उनको यूज़ कर रही हैं उन सब एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि डेटा चेंज हो गया है, ठीक है। तो DBMS अब पढ़ते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ये एक डेटाबेस को कंसिस्ट करता है और एक सॉफ्टवेयर को कंसिस्ट करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर। तो DBMS में बेसिकली डेटाबेस आता है प्लस में एक सॉफ्टवेयर आता है जो उस डेटाबेस को मेंटेन करेगा। मेंटेन का मतलब क्या है कि तुमको अलाउ करेगा टू स्टोर, मैन्युपुलेट एंड रिट्रीव डेटा इन अ वैरायटी ऑफ वेज। इसका मतलब क्या है कि तुम और डेटा को स्टोर कर सकते हो, मैन्युपुलेट कर सकते हो। मैन्युपुलेट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ अपडेशंस कर सकते हो उस डेटा में, एंड फिर बाद में एसेस कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब तो एसेस हुआ ना, तो उस डेटा को एसेस कर सकते हो वैरायटी ऑफ वेज में। DBMS के एग्जाम्पल्स हैं तो ये देख लीजिए, ओरेकल है, DB2 है, SQL सर्वर है, MySQL है, ये आपको याद होने चाहिए। अब एडवांटेजेस पे आते हैं डेटाबेस की। इट रिड्यूसेस डेटा रिडेंडेंसी एज डेटा इज स्टोर्ड एट वन लोकेशन। क्योंकि डेटा एक ही लोकेशन पे स्टोर्ड है तो इससे क्या होगा, डेटा की रिडंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी रिपीटिशन ऑफ डेटा जो है आपका वो कम हो जाएगा, ज़्यादा आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डेटा तो एक ही जगह स्टोर्ड है। डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब देखो रिपीटिशन कम हुआ तो इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन का भी प्रॉब्लम कम हो गया ना, मतलब जो सिमिलर नहीं हो रही थी, एक जगह कुछ इन्फॉर्मेशन हो रही थी दूसरी जगह दूसरी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी मैनेजमेंट होगी। डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, दैट इज इंडिविजुअल पीसेज ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस में बी शेयर्ड अमंग सेवरल डिफरेंट यूजर्स। डेटा की शेयरिंग हो पाती है जब आप डेटाबेस को एक जगह रख लेते हो, मैनेजमेंट, ठीक है। इट इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी, डेटा जो है वो आपका सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको ग्रांट और रिवोक की कमांड्स मिलती है जिससे आप परमिशन सेट कर सकते हो कि कौन आपके डेटाबेस को देख सकता है और कौन आप किसी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि कौन कौन आपके डेटाबेस को नहीं देख सकता। तो इसकी वजह से आपकी डेटा की सिक्योरिटी भी हो जाती है। फिर आता है आपका एक डेफिनेशन आती है डेटाबेस का स्कीमा। देखो स्कीमा क्या होता है, ये एक स्केलेटन या स्केच या ब्लूप्रिंट लगा लो ऑफ अ प्लान्ड डेटा। इट रिप्रेजेंट्स द डिजाइन ऑफ टेबल, कॉलम, रिलेशन, कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप दैट मेक अप अ लॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ डेटाबेस। देखो जब भी तुम डेटाबेस बनाओगे तो उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा ना, उसका एक ब्लूप्रिंट या स्केलेटन क्या है, स्ट्रक्चर ही तो है कि वो कैसा दिखेगा। मतलब कि तुमने मान लो एक डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर तुमने 4 टेबल बनाने हैं। मान लो उस टेबल में एक 3 कॉलम होंगे, उन 3 कॉलम में से इस वाले कॉलम को तुम प्राइमरी की बनाओगे, इस वाले कॉलम में तुम कुछ मान लो इंटीजर डेटा टाइप होगी, इस वाले कॉलम में मान लो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट दे रखा होगा। ये सब आगे डिस्कस करेंगे कि या वो उसमें टेक्स्ट डेटा टाइप का डेटा जाएगा, उसमें नंबर जाएंगे, उसमें अमाउंट जाएगी। तो जो भी आपने स्केलेटन सोच रखा है कि मैं इतने कॉलम रखूँगा, इतने टेबल रखूँगा, ठीक है, ऐसे ऐसे उनमें रिलेशनशिप्स बनेंगी, कोई कंडीशन आपने लगानी होती है। तो ये सब क्या है, आपका डेटाबेस का स्कीमा, मतलब जो आपने स्ट्रक्चर प्लान करा है, ब्लूप्रिंट प्लान करा है कि मेरा डेटाबेस ऐसा रहेगा, उसको आप क्या बोलोगे, डेटाबेस का स्कीमा। अगला आता है डेटाबेस इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब होता है कोई एक बहुत बड़ा डेटाबेस बना लिया, लेकिन क्या एक ही टाइम पे मैं सारा डेटाबेस देखती हूँ? ऑब्वियसली नॉट। अब मान लो मेरे पास तुम्हारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एक डेटाबेस है, तो क्या मैं पूरा डेटाबेस पढ़ूंगी? नहीं, मैं उसमें से किसी एक बच्चे का मान लो मुझे पढ़ना है कि उसने फीस दी है या नहीं दी, तो या मेरे को ये देखना होगा कि इस क्लास में से कितने बच्चों के 90% से अबव मार्क्स आए हैं। तो एक टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ डेटा ही तो मैं रिट्रीव कर रही हूँ ना, सारा का सारा तो मैं एक टाइम पे रिट्रीव करूंगी नहीं। तो किसी टाइम पे कि पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका डेटा उस टाइम पे आपको शो हो रहा होता है, जो स्नैपशॉट आपको शो होता है, तो उसको आपको क्या बोलते हो, डेटाबेस इंस्टांस। तो इंस्टांस क्या है, एक स्नैपशॉट है डेटाबेस का दैट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो एक स्नैपशॉट आता है, ठीक है, मतलब स्नैपशॉट का मतलब क्या है कि कोई वैल्यूज डाल के कुछ आया हुआ है, दैट इज द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। किसी एक टाइम पे जो डेटा डला हुआ है इसको आप क्या बोलोगे, डेटाबेस का इंस्टांस। फिर आता है आपका क्वेरी। क्वेरी क्या है, ये कमांड होती है दैट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। सर्वर आपका कंप्यूटर है, तो वो क्वेरी बेसिकली एक कमांड है जिससे आप डेटाबेस में से डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। अ डेटाबेस क्वेरी इज यूजुअली रिटन इन एसक्यूएल, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर क्वेरीज। डेटाबेस क्वेरी क्या है, आपकी एसक्यूएल में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। तो और क्वेरी क्या है, वो बेसिकली एक कमांड है जिससे आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो जो भी आपने डेटाबेस में स्टोर कर रखा है, ठीक है।
फिर आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। माई एसक्यूएल इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो माई एसक्यूएल है। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर होता क्या है, डेटाबेस जो है वो टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। देखो मैंने आपको बोला ना कि DBMS के अंदर आपका जो डेटा होता है उसका एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, फाइल में नहीं था, फाइल सिस्टम में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, DBMS में है। तो क्वेश्चन ये आता है कि RDBMS में क्या स्ट्रक्चर है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, क्योंकि DBMS तो बहुत सारे टाइप के, हिरारिकल भी है, नेटवर्क भी है, रिलेशनल भी है। तो माई एसक्यूएल क्योंकि रिलेशनल DBMS है तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे रहेगा। तो तो अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो वो ये बोलता है कि जब भी आप डेटा इसके अंदर डालोगे तो वो किस स्ट्रक्चर की फॉर्म में सेव होगा, आपका टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो डेटा आपका टेबल की फॉर्म में जाएगा। अब टेबल किसको कंसिस्ट करता है, रो एंड कॉलम को, तो दीज आर कॉल्ड, तो इन टेबल्स को आप रिलेशंस भी बोलते हो, तभी हम इसका नाम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। जो रो होती है इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, तो रो पूरा एक रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो वैल्यूज के बीच में वो आपको एक रिलेशनशिप दिखा देता है। अब क्वेश्चन आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेबल। अगर मैं एक टेबल की बात करूँ तो उसमें क्या क्या है, पहला आता है डेटा की आइटम। डेटा आइटम तो आपको पता ही है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है। अगर ये आपका एक टेबल है तो किसी भी सेल में एक टाइम पे जो वैल्यू डाल रखी है वो क्या है, डेटा की आइटम। फिर आती है फील्ड। देखो रो टेबल किससे बनता है, रो एंड कॉलम से, तो जो कॉलम होते हैं ना उनको आप फील्ड बोलते हो डेटाबेस की टर्म में। और जो ये फील्ड होती है ना ये वन टाइप ऑफ डेटा कंसिस्ट करती है। कैसे, मान लो ये कॉलम है नेम, तो इस नेम में सिर्फ नेम ही आएंगे तो वन टाइप ऑफ डेटा हो गया ना नेम। इसी ढंग से रिकॉर्ड, तो इट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पूरा जो आपकी रो हुई एक रिकॉर्ड बन गई, तो इसमें क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। टेबल क्या रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। द यूजर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में क्वेरी दीज टेबल्स, तो जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम यूज कर रहा है वो इनको क्वेरी कर सकता है, न्यू रो बना सकता है। जब मैं टप्पल वर्ड यूज कर रही हूँ ना, ये तो मेरा मतलब रो ही है, ठीक है, और एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम होता है। तो मैं एक नया टप्पल डाल सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ। एग्जाम्पल्स मैंने पहले आपको बता ही दिए थे, ओरेकल एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, साइबेस, एसक्यूलाइट। अच्छा, RDBMS के अंदर प्राइमरी की भी फॉर्म हो सकती है। प्राइमरी की मैं भी शॉर्ट में बता देती हूँ, नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे। प्राइमरी की क्या होती है, एक ऐसा कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड को, जैसे रोल नंबर। अगर मैंने बोल दिया रोल नंबर 1 तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकल के आ सकता है ना। अगर मैं बोल दूँ रोल नंबर 5 तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकल के आ सकता है। तो प्राइमरी की क्या होती है, वो ऐसा ही एक कॉलम होता है जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। रो मस्ट कंटेन एटॉमिक वैल्यूज। अच्छा, RDBMS में ये भी एक कंडीशन होती है कि जो रो है उसके अंदर एटॉमिक वैल्यू होंगी। एटॉमिक का मतलब कि एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होगी जो आगे टूट नहीं सकती। ये नहीं है कि मैंने नेम नाम का कॉलम बनाया और एक ही उसके अंदर मैंने 2 नाम लिख दिए, नहीं, एक टाइम पे एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। कॉलम का जो ऑर्डर होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे कोई भी कॉलम हो सकता है। हर कॉलम का यूनिक नेम होगा, रो भी यूनिक होगी, सीक्वेंस ऑफ रोज भी इनसिग्निफिकेंट है, एंड द कॉलम वैल्यू आर फ्रॉम सेम डोमेन। कॉलम वैल्यूज आपके सेम डोमेन में से होनी चाहिए। अब ये पॉइंट कहता है कि भाई डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या है आपका, ये पूल ऑफ वैल्यूज है जिसमें से डेटा किसी कॉलम की जो वैल्यूज है वो ली जाती हैं। ठीक है, जैसे बोल दिया सप्लायर नंबर, तो एक डोमेन होगी कि भाई S1 से लेके S तक 8 तक है तुम्हारे पास। अब तुम इन्हीं में से सप्लायर नंबर डाल सकते हो, ये नहीं है कि तुम अपनी दुनिया के, जैसे तुम्हारे स्कूल में बोला जाएगा ना कि 1 से 50 रोल नंबर है, तुम यहीं से यहीं तक ही रोल नंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो उस ढंग से है कि एक डोमेन आपको वैल्यूज दे दी, कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज दे दी आपको, इसी में से तुमको वैल्यूज उठा के डालनी है। तो वो यही बोल रही है कि अगर एक कॉलम की बात कर रहे हैं तो उस एक कॉलम में एक पर्टिकुलर डोमेन से ही वैल्यूज उठ के आएंगी। ठीक है, अगला आता है आपका कीज इन डेटाबेस। कीज क्या करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दे हेल्प टू डिस्टिंग्विश रोज इन अ रिलेशन। एक रिलेशन के अंदर जो रोज को अलग करने में हेल्प करती हैं कि एक, क्योंकि देखो डेटाबेस जितनी भी समझ से बना है वो तो मेरी समझ है ना, अगर मैं कंप्यूटर में डाल रही हूँ तो कंप्यूटर कैसे उनको अलग से निकालेगा। मैं बोलूँ रोल नंबर 5 का डेटा दे दो तो कैसे वो 5 का पूरा रिकॉर्ड आपको ठीक ठीक दे देता है, तो वो किसकी हेल्प से देता है, कीज की हेल्प से। तो कीज क्या करती है, रोज निकालने में हेल्प करती हैं। तो प्राइमरी की बात करते हैं
हैं सबसे पहले। ये सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मैंने आपको क्या बोला, जो कॉलम नेम है वही एट्रीब्यूट है ना। तो देखो प्राइमरी की क्या है कि हो सकता है एक कॉलम हो सकता है एक से ज़्यादा कॉलम हो, हैविंग वैल्यूज दैट आर यूनिक विद इन द रिलेशन एंड दस आर एबल टू आर यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। देखो तो हो सकता है एक एट्रीब्यूट हो सकता है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो, ठीक है, दैट आर यूनिक विद इन द रिलेशन। रिलेशन यानी आपका टेबल हो गया, ये उसके अंदर यूनिक है और बहुत इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही हैं आपके रिकॉर्ड को। अच्छा, ये 4 डेफिनेशन पहले पढ़ लो, फिर कीज का टॉपिक आगे कंटिन्यूएशन में था। मैंने आपको सबसे पहले टप्पल की डेफिनेशन बता दी थी। रोज ऑफ अ टेबल को आप क्या बोलते हो, टप्पल बोलते हो। एट्रीब्यूट्स, द कॉलम ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जितने कॉलम होंगे उसको आप डिग्री बोलोगे। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ टप्पल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। तो जितने आपके टप्पल होंगे यानी रोज होंगी उनको आप क्या बोलोगे, कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशन आगे नहीं आनी चाहिए। तो मैं ऊपर आपको प्राइमरी की डेफिनेशन बता रही थी ना कि एक या एक से ज़्यादा ऐसे कॉलम जो किसी रिलेशन में यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी टप्पल को यानी रो को, तो आप उसको प्राइमरी की बोलते हो। जैसे मैंने रोल नंबर का एग्जांपल तो आपको बता ही दिया। मान लो सप्लायर टेबल ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो सप्लायर नंबर है उसको भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं S1 बोलूँ तो S1 से ये रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा, S2 बोलूँ तो उससे ये रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा। नेम तो क्योंकि देखो सेम हो सकते हैं, सिटी भी सेम हो सकती है, लेकिन सप्लायर नंबर तो अलग ही होगा ना, इसलिए। इन सम टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो। देखो जरूरी नहीं है, अभी मान लो कोई टेबल ऐसा है जिसके अंदर ऐसा रोल नंबर या सप्लायर नंबर जैसा कुछ है ही नहीं, तो हो सकता है कि मुझे 2 रोज को, जो और भी बड़ा टेबल है, लेकिन हो सकता है कि मुझे 2 कॉलम ऐसे ज्वाइन करने पड़े, और जब मैं उनको ज्वाइन कर देती हूँ तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ मैं रिकॉर्ड को। तो ऐसा भी केस आ सकता है। तो उस केस में जो होता है हम उसको क्या बोल देते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। अगर एक ही हमारा निकाल पा रहा है कॉलम तो प्राइमरी की है, लेकिन अगर मोर देन वन एट्रीब्यूट से आपने प्राइमरी की बनाई है तो आप उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हो, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी की 2 कंडीशन होती है। जिस भी कॉलम को, देखो कॉलम को प्राइमरी की बनाओगे, रो को नहीं बनाओगे। जैसे रोल नंबर को आप बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप बना सकते हो, एम्प्लॉयर के आईडी को आप बना सकते हो। तो जिस भी कॉलम को बनाते हैं, रो को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। एक बार तो ये ज़रूरी है कि वो खाली नहीं रहेगी, उसमें वैल्यू होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे का रोल नंबर ही नहीं है तो मैं फिर उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करूँगी। दूसरा, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती। 2 बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता। तो ये 2 कंडीशंस आपकी हमेशा रहेंगी। दूसरी जो टाइप ऑफ की है वो है कैंडिडेट की। ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की आर नोन एज कैंडिडेट कीज। देखो जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें हो सकता है 2-3 स्टूडेंट्स है, दे आर दी कैंडिडेट्स, तीनों एलिजिबल है क्योंकि वो बन सकते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो ठीक है, बस उनका इंटरव्यू ही तो होना है ना, नहीं तो है तो वो तीनों ही कैंडिडेट्स क्योंकि वो एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो इसी ढंग से हो सकता है एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा कॉलम हो जो प्राइमरी की बन सकता हो। तो ऐसे जो एट्रीब्यूट्स है जो सर्व कर सकते हैं प्राइमरी की को, उनको हम कैंडिडेट कीज बोलेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन, अगर मान लो एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर दोनों ही हैं, तो दोनों एक्ट कर सकते हैं प्राइमरी की, तो वो है अब तो ये दोनों आपकी कैंडिडेट कीज है। उसके बाद बोलते हैं ऑल्टरनेट की। देखो एक की को तो मैं खुद अपनी मर्जी से प्राइमरी की बना दूंगी, मेरी मर्जी है किसको बनाना है, उसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन एक ऐसी की जो प्राइमरी की नहीं बनेगी, एक ऐसी कैंडिडेट की जिसको मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया, उसको मैं बोलूँगी ऑल्टरनेट की। मान लो रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दोनों थे, रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने से प्राइमरी की बना दिया, तो रोल नंबर की क्या बन जाएगी, रोल नंबर क्या कॉलम क्या बन जाएगा आपका, ऑल्टरनेट की। अगला आता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन 2 टेबल्स और अ नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल विच इज प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज कॉल्ड एज फॉरेन की। देखो फॉरेन की आपकी बेसिकली क्या है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि फ्लैट फाइल में क्या था, अगर आपने 4 फाइलें बनाई है तो उनके बीच में आप लिंकिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लिंकिंग हो सकती है। तो वो लिंकिंग किस कॉन्सेप्ट से हो रही है, वो हो रही है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन 2 टेबल्स। मान लो आपने 2 या मोर देन 2 कर सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल के बीच में अगर आपको रिलेशन बनाना है तो
फॉरेन की का यूज़ करोगे, और अ नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल विच इज़ प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज कॉल्ड अ फॉरेन की। देखो फॉरेन की और इसका ज्वाइनिंग कैसे होगा, मान लो मैंने दो टेबल बना लिए, तो इस टेबल की जो प्राइमरी की है, मान लो रोल नंबर, इस टेबल की फॉरेन की बन जाएगी। यहाँ पे मैं उसको प्राइमरी की बना दूंगी और यहाँ मैं उसको फॉरेन की। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये प्राइमरी की है। तो क्या होता है, उस जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं ना, उसके नीचे हम डैश लगा देते हैं। ऐसे डैश लगाने का मतलब होता है कि ये एक प्राइमरी की है। लेकिन अगर आप ये होता है जब हम बुक में कर रहे होते हैं, जब मैं इसको डेटाबेस में कर रही होती हूँ तो उसके अराउंड ना एक चाबी बन जाती है। उस चाबी से मेरे को पता चल जाता है कि भाई ये आपकी प्राइमरी की है। फिर आता है रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी एक सिस्टम होता है ऑफ रूल्स दैट अ DBMS यूजेस टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड एंड दैट यूजर्स डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा। वो बोलता है कि एक रिफरेंशियल इंटीग्रिटी एक ऐसा सिस्टम है रूल्स का दैट अ डेटाबेस यूजेस टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप। तो रिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, कुछ रूल्स हैं जिनसे जो DBMS है वो ये चीज़ का ध्यान रखता है कि जो रिलेशनशिप बनाए गए हैं रिकॉर्ड्स के बीच में, ठीक है, इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड। मतलब एक टेबल में दो टेबल हैं, पहले टेबल और दूसरे टेबल के बीच में जो मैंने रिकॉर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बनाया है वो वैलिड है, एंड दैट यूजर्स डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा। और वो गलती से ना डिलीट ना कर दे या चेंज ना कर दे, क्योंकि देखो जब डेटा रिलेट हो रहा है तो एक टेबल में अगर आप डेटा चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट दूसरे टेबल में भी जाता है। तो आप वहाँ पे कोई गलती ना कर दो, उस चीज़ के लिए रिफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल्स हमने बना रखे हैं। जैसे वो बोलता है यू कांट enter a value in foreign key field of a related table that doesn't exist in primary key। वो बोलता है कि अगर मान लो इस टेबल में प्राइमरी की है, इस टेबल में फॉरेन की है, तो वो बोलता है कि तुम फॉरेन की जो है आप यहाँ पे तब तक उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते जब तक प्राइमरी की में वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। यू कांट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की टेबल इफ मैचिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन रिलेटेड टेबल। दूसरा बोलता है कि तुम डिलीट नहीं कर सकते रिकॉर्ड प्राइमरी की से अगर फॉरेन की वाले टेबल में उससे रिलेटेड कुछ डेटा है, एंड यू कांट चेंज अ प्राइमरी की इन प्राइमरी टेबल इफ दैट हैज़ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन फॉरेन की टेबल। अगर दूसरे टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है तो तुम प्राइमरी में ऐसे चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री पे आते हैं MySQL की। देखो ये एक फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपका RDBMS है, फ्री ओपन सोर्स है, और ये इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ भी करता है। इसके अंदर होता है क्या है, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स की फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। सिंगल MySQL डेटाबेस में बहुत सारे टेबल आ सकते हैं, ये नहीं है, यानी एक डेटाबेस जो आप क्रिएट करोगे उसके अंदर आप बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हो। नंबर ऑफ डेटाबेस पे कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट यानी कंडीशन वो किस पे आपकी जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके ऊपर है। इन्वेंटर जो था MySQL का वो माइकल था। इट वॉज मेड इन, बनी कहाँ पर थी, MySQL AB, एक कंपनी बेस्ड इन स्वीडन थी, इस कंपनी में ये बनी थी। और जो MySQL का लोगो है वो डॉल्फिन है जिसका नाम है सकीला, ठीक है। MySQL इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है। MySQL बहुत फास्ट रन करती है, ईजी टू यूज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये SQL लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और ये बहुत सारी डेटा टाइप्स भी आपको प्रोवाइड करती है। डेटा टाइप्स क्या होती है, दे टेल द टाइप ऑफ डेटा, मतलब एक कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा जाएगा वो आप कहाँ से डिसाइड कर सकते हो, डेटा टाइप से। SQL, अब SQL पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू एसेस डेटा विद इन MySQL डेटाबेस ऑल प्रोग्राम्स एंड यूजर्स मस्ट यूज SQL। देखो MySQL के अंदर अगर तुम्हें क्वेरी करनी है तो तुम किसकी हेल्प से करोगे, SQL की कमांड्स की हेल्प से। SQL जो है वो सेट ऑफ कमांड्स है जो कि वो जो कि रिकॉग्नाइज कर पाता है MySQL। SQL एक लैंग्वेज है जो इनेबल करता है कि तुम एक रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो और उसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अगला अब आते हैं SQL स्टेटमेंट्स की क्लासिफिकेशन। तो पहले आती है आपकी DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये वो कमांड्स को कंसिस्ट करता है दैट अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू टेबल डेफिनेशन स्ट्रक्चर। DDL के अंदर वो वाली कमांड्स आती हैं जिनकी हेल्प से तुम टेबल का क्रिएशन कर सकते हो, स्ट्रक्चर जो बना रहे हो ना, डेटा नहीं, डेटा अलग चीज़ है, वो हम DML की हेल्प से डालते हैं। अगर तुम ऐसा सिर्फ टेबल को बनाना
तो बनाने में जो उसका स्ट्रक्चर लगेगा उससे जो भी रिलेटेड कमांड्स थी वो इसमें आएंगी, यानी क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग, ड्रॉपिंग, ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग की जो प्रिविलेजेस है वो आपको इसमें मिलेगी। फिर आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कमांड्स दैट अलाउ यू टू परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन। डेटा की मैनिपुलेशन जो है यानी उसमें चेंजेस करने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम किसी डेटाबेस के अंदर रिट्रीव कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो किसका यूज़ करोगे? डीएमएल का। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमांड्स दैट अलाउ यू टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजेक्शन, जिनसे तुम ट्रांजेक्शन का कंट्रोल कर सकते हो, तो वो है मेकिंग चेंजेस टू डेटाबेस परमानेंट, अंडू करना है, कोई सेव पॉइंट बनाने हैं, तो वो टीसीएल कमांड्स की हेल्प से कर सकते हो। अब आता है डेटा टाइप्स, दे आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट। डेटा टाइप्स क्या है? अगर तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो टाइप ऑफ डेटा को एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग, जैसे कैर है, वैर कैर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, डेट है, तो ये सारे आपकी डेटा टाइप्स है, ये आपके नेम याद होने चाहिए। मतलब इनसे आपको टाइप ऑफ डेटा पता चल जाता है। डेटा टाइप का सिंपल सा काम क्या होगा? दे आर गोइंग टू टेल यू द टाइप ऑफ डेटा, किसी कॉलम में कैसा डेटा डालना है। कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई इसके अंदर मुझे टेक्स्ट डालना है या मुझे नंबर डालना है, तो वो हम किसकी हेल्प से डाल पाते हैं? डेटा टाइप्स की हेल्प से। बुलियन हमेशा याद रखना, बाकी तो सारी समझ आने वाली हैं। बुलियन का मतलब ट्रू फॉल होता है। अच्छा, दोनों डेटा टाइप्स कैर और वैर कैर नाम की होती हैं, आपने ऊपर देख ही लिया होगा यहाँ पे। तो अब पहले हम उसका डिफरेंस समझते हैं। देखो, जो कैर डेटा टाइप है ना, वो एक फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग है। कई बार हमें ना पक्का पता होता है कि मैं ना 10 करेक्टर्स तक का ही इसमें डेटा डालूंगी, 10 का ही डालूंगी। तो जब मैं ऐसे लिख देती हूँ कि मैं डेटा टाइप दे दूँ कैर एन, मान लो मैंने लिख दिया कैर 10 कि जो भी डेटा इसमें जाएगा 10 करेक्टर्स का होगा, तो माई एसक्यूएल इंश्योर करेगा कि ऑल वैल्यू स्टोर्ड इन दैट कॉलम हैव देयर फिक्स्ड लेंथ, तो दैट इज n बाइट्स। तो माई एसक्यूएल क्या करेगा? मेमोरी के अंदर जो भी उस कॉलम के अंदर रो बनेगी, तो उसका जो सेल होगा ना, वो उसके अंदर ध्यान रखेगा कि उसके अंदर 10 की लेंथ फिक्स कर दूं। अगर उससे छोटी लेंथ भी आप डालते हो ना, तो ब्लैंक्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइज उसका n बाइट्स ही रहेगा। तो इससे होता क्या? मेमोरी की वेस्टेज है। अगर मान लो मैंने 10 यूज़ ही नहीं किए, मान लो मैंने 15 बोल दिया कि हो सकता है मैक्सिमम 15 तक जाएगा नेम, पर कईयों का नेम तो 3, 4, 5 लेटर्स का भी होता है। तो उस केस में क्या है? जिनका 5 लेटर्स का है उनकी 10 की मेमोरी वेस्ट गई, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास एक दूसरे डेटा टाइप आती है जिसका नेम है varchar। तो इट स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग व्हेन अ कॉलम इज गिवन डेटा टाइप एज varchar। मान लो मैंने उसको डेटा टाइप दे दी varchar की, देन द मैक्सिमम साइज अ वैल्यू इन दिस कॉलम कैन हैव इज n बाइट्स। तो उसकी जो मैक्सिमम साइज होगा ना, वो क्या हो जाएगा? n बाइट्स हो जाएगा। ईच वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन दिस कॉलम स्टोर्स एग्जैक्टली एज यू स्पेसिफाइड, दैट इज नो ब्लैंक्स आर एडेड इफ द लेंथ इज शॉर्टर देन मैक्सिमम लेंथ। तो यानी इसके अंदर होगा क्या? कोई ब्लैंक्स ऐड नहीं होते। हाउएवर इफ यू एक्सीड द मैक्सिमम लेंथ एंड देन एरर इज डिस्प्लेड। तो इसके अंदर क्या है कि आपके ब्लैंक्स ऐड नहीं होते तो मेमोरी सेव हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा चले गए तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो थ्योरेटिकल पोर्शन था कि ये होता है क्या नहीं होता। अब आगे जितना भी मैं टॉपिक कराऊंगी उसमें मैं आपको सारी कमांड्स बता दूंगी जो आपकी बेसिकली यूज़ होती हैं। सबसे पहले है, अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, देखो डेटाबेस के अंदर टेबल है तो आप डायरेक्टली टेबल तो नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस। तो उसके लिए जो आपकी कमांड रहेगी वो रहेगी क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, जो कोई भी कमांड आएगी ना, उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो होंगे कुछ कीवर्ड्स यूज़ होंगे, वो कीवर्ड से तो पता चलेगा कि मेरे को करना क्या है। फिर कुछ चीज़ें लिखी होंगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हो वो होगी ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब लिखो चाहे ना लिखो, मर्जी है, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें होंगी ब्रैकेट्स और वो होंगे एंगुलर ब्रैकेट्स। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है उसका मतलब ये है कि वो आपने लिखना है। एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाने हैं आपको, लेकिन उसके अंदर जो वर्ड लिखा होगा ना उसका आपने वो लिखना है। जैसे डेटाबेस नेम लिखना है तो एक्चुअल जो डेटाबेस का नेम है वो लिखोगे आप यहाँ पे, आप ये वर्ड नहीं लिखोगे डेटाबेस नेम, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन तो आपको लगाना ही है। आपको पता ही है कि जैसे एक सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं टू शो कि भाई मेरा सेंटेंस खत्म हो गया, तो ये दिखाने के लिए कंप्यूटर को कि मेरी क्वेरी खत्म हो गई है, मैं फुल सेमीकोलन लगाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो सबसे पहले, अच्छा, और कैपिटल्स मॉडल का ऐसे ध्यान रखना है कि जो भी आपको ये कीवर्ड्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे क्रिएट है, डेटाबेस है, तो ये भी कैपिटल में ही आएंगे। स्पेसिंग इनके बीच में 1 की रहेगी, मतलब क्रिएट और डेटाबेस के बीच में 1 स्पेस है, फिर एक स्पेस है, फिर इफ नॉट एग्जिस्ट लिखना है तो 1 का स्पेस रहेगा ऐसे। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। अब मैंने ये बोला ना कि ये ऑप्शनल है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ क्रिएट डेटाबेस और फिर मैंने डेटाबेस का नाम लिख दिया सेम MDB,
और अगर मैं ये लिखना चाहूँ, इसका मीनिंग ये है कि पहले कंप्यूटर चेक करेगा कि अगर माई डी बी एग्जिस्ट नहीं करता तो बनाओ। हो सकता है माई डी बी पहले से ही हो, है ना। तो अगर ये मैं कमांड करती हूँ तो मेरे पास एरर जनरेट हो जाता है कि हम डेटाबेस नहीं बनाते। तो इस केस में क्या है कि वो एरर जनरेट नहीं करता वो, पर वो डेटाबेस भी क्रिएट नहीं करता। तो इफ़ नॉट एग्जिस्ट से ये होता है कि एरर नहीं आता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि क्रिएट कर दिया एक डेटाबेस, और वो चेक करेगा कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो बना देगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। फिर देखो, जब डेटाबेस बनाया तो अब मुझे उससे यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए उसको ओपन करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ओपनिंग डेटाबेस के लिए आप लिखते हो यूज़ और फिर डेटाबेस का नाम। तो यूज़ माई डी बी लिख दिया, इससे क्या हुआ, आपका डेटाबेस ओपन हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपने टेबल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 कमांड्स और बता रही हूँ। जैसे मान लो आपको चेक करना हो नेम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस। हो सकता, देखो जब तुम एसक्यूएल ओपन करोगे, हो सकता है आपने कोई डेटाबेस बनाया हो, आपके फ्रेंड ने कोई डेटाबेस बनाया हो, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर कितने डेटाबेसेस बने हुए हैं, उसके अंदर क्या कमांड है, शो डेटाबेसेस। आपको यही लिखनी है, शो मतलब दिखाओ डेटाबेसेस। तो जब आप ये लिखेंगे तो डेटाबेस को वो शो कर देगा। अगर मान लो आपको कुछ पर्टिकुलर टेस्ट जैसे डेटाबेस ही देखने हैं, तो आपको पता है लाइक कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, तो आप लिखोगे शो डेटाबेसेस लाइक टेस्ट। फिर है रिमूव डेटाबेसेस। मान लो आपको कोई डेटाबेस मेमोरी में से ही हटा देना है, कंप्यूटर की मेमोरी में से ही खत्म कर देना है, माईएसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में से ही कर देना है, तो आप लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस माई डी बी, तो इससे क्या हुआ, आपका डेटाबेस ही हट जाएगा, मेमोरी में से ही हट जाएगा। अब देखो, मैंने आपको बोला कि जब आपने डेटाबेस बना लिया है तो अब उसके अंदर टेबल बनाओगे। तो क्रिएटिंग टेबल की आपका जो सिंटेक्स आता है वो ये है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल तो आपको लिखना ही है, उसके बाद टेबल का नाम लिखना है, उसके बाद आपको जो आपके 0 और 9 ऐसे वाले ब्रैकेट्स होते हैं ना कीबोर्ड के ऊपर, तो शिफ्ट दबा के ये वाले प्रेस करने हैं। तो पहले आप ये वाला ब्रैकेट प्रेस करोगे और इसके अंदर आप लिखोगे, देखो टेबल जब बनेगा, सिंपल सी बात है, पहले ये समझ लेते हैं फिर अपने आप समझ में आ जाएगा नीचे क्या पढ़ रहे हैं। जब भी तुम कोई टेबल बनाओगे तो उसमें कॉलम का नाम होगा, ठीक है। तो तुम टेबल का जब स्ट्रक्चर बता रहे हो तो तुम कंप्यूटर को बताओगे ना कि यार ये वाला कॉलम चाहिए, फिर पहले तो नाम बताओगे, फिर बताओगे ये वाला कॉलम चाहिए, फिर बताओगे उस कॉलम में क्या क्या कौन से वाली टाइप जाएगी, और फिर बताओगे कि उसमें कितना साइज जा सकता है ना। और कोई कंडीशन लगानी हो तो फिर वो कंडीशन बता दोगे। तो बस वो ही आपका स्ट्रक्चर चलता रहेगा टेबल का। तो सबसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हम पढ़ रहे हैं, क्रिएट लिखना है, टेबल लिखना है, टेबल का नेम लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके कॉलम का नेम लिखो, फिर उसकी डेटा टाइप बता दो, फिर उसका साइज बता दो। साइज बताना कंपलसरी नहीं है लेकिन डेटा टाइप बतानी है। मान लो पहला कॉलम जब हो जाए तो कॉमा लगा दो, फिर दूसरा कॉलम का नाम, उसकी डेटा टाइप, उसका साइज, फिर कॉमा लगा के ऐसे चलते रहो। लास्ट में जब लगे खत्म हो गया है तो कॉमा नहीं लगाना, इसको ओपन करा था तो इसको क्लोज करो और इसके लास्ट में सेमी कॉलन लगा दो, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लो आपको एक टेबल बनाना है और उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ उसने ऐसे दिया है। जब ऐसे दिया हो तो ये टेबल का नाम होता है और ब्रैकेट के अंदर वाले उसके टेबल का नाम है और ये कॉलम के नेम है। तो मैं लिखूंगी क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, ई कोड लिखा। अब ई कोड तुमको पता है इंटीजर टाइप का होगा, कोड किसी भी एम्प्लॉय का कोड तो इंटीजर फॉर्म में ही होगा। साइज देना ज़रूरी नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, कॉमा कर दिया। फिर मैं आ गई ई नेम। ई नेम लिखते ही मैंने लिखा भाई ये करेक्टर में हो, तो करेक्टर कितने करेक्टर्स हो अब ये देने पड़ेंगे, तो इसमें साइज देना कंपलसरी होता है, 20 लिख दिया। कॉमा सेक्स, सेक्स जब एम या एफ ही होता है यानी एक ही करेक्टर का होता है तो 1 लिख दिया। ग्रेड मान लो 2 ग्रेड का दे रहे हैं, जैसे E1 है, F2 है, इस ढंग से वो। ग्रॉस मान लो डेसिमल, ग्रॉस सैलरी होती है ना, तो मान लो वो डेसिमल टाइप की होगी। जब सारा खत्म हो गया तो इसको बंद करो और सेमी कॉलन लगा दो। अगला आ रहा है आपका, तो ये सिंपल मेथड था एक टेबल क्रिएट करने का। अब हम आते हैं कंस्ट्रेंट पे। मैंने आपको एक चीज़ बोली ना कि साइज के बाद आप कंडीशंस भी लगा सकते हो। तो कंस्ट्रेंट बेसिकली कंडीशन ही होती है जो आप किसी कॉलम पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं डेटा इंटीग्रिटी को, इसीलिए इनको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। इंटीग्रिटी को वो करने का मतलब क्या है, मेंटेन करने का मतलब कि वो ध्यान रखते हैं कि कॉलम के अंदर जो डेटा जा रहा है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ पहला जो आता है वो होता है नॉट नल। अगर मान लो तुम ये चाहते हो कि किसी कॉलम में हमेशा डेटा जाए, वो खाली ना रहे, तो तुमको क्या लिखना है, नॉट नल लिख देना है। जैसे मान लो मैंने ई कोड लिख दिया, इंटीजर लिख दिया, उसके आगे नॉट नल। तो जब आगे तुम इसमें डेटा डालना सीखोगे वो आगे बताऊंगी, तो अगर तुम उसमें डेटा नहीं डालते तो एरर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि दो रोज के अंदर, ठीक है,
उस एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए सेम वैल्यूज नहीं हो सकती। जैसे रोल नंबर सेम नहीं हो सकते ना, तो हम क्या कर देंगे, ई कोड को नॉट नल कर देंगे। और जैसे इस क्वेश्चन में उल्टा कर सकते थे, अब यहाँ पे यूनिक लिख दो, तो उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का नंबर है वो भी यूनिक नहीं, यूनिक होता। यूनिक से क्या होता कि उन दोनों का कोड जो है वो यूनिक हो जाता। अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मैंने ऐसे लिख दिया था, तो इससे क्या होगा, दो लोगों का नेम सेम नहीं हो पाएगा। अब आप ये देखो, आप दो कंस्ट्रेंट को इकट्ठा यूज कर सकते हो, बस बीच में एक स्पेस डालना है, कॉमा भी नहीं डालना, बस एक स्पेस डालना है आपको, ठीक है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपको सिखाई दिया था कि कॉलम को प्राइमरी की बना देगा। तो प्राइमरी की में क्या है, दो चीज़ें हैं कि एक तो खाली नहीं रहेगा, दूसरा यूनिक नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन आता है कि जो प्राइमरी की और यूनिक में फ़र्क क्या हुआ, क्योंकि वो भी तो यही बोल रहा है कि यूनिक रहेगा, ये भी कह रहा है यूनिक रहेगा। तो फ़र्क ये है कि यूनिक जो कंस्ट्रेंट है ना, वो कितनी बार भी आप यूज़ कर सकते हो, आप सारे के सारे कॉलम में यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, लेकिन प्राइमरी की को एक ही बनती है। मतलब आप हर कॉलम के आगे प्राइमरी की नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से दूसरी चीज़ क्या होती है, प्राइमरी की नल नहीं होती, जो यूनिक वाला है वो नल हो सकता है। तो फिर मैंने बनाया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ई कोड इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की, उसके आगे प्राइमरी की पूरा वर्ड लिखना है, ठीक है, ऐसे। अब आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट आप कब यूज़ करते हैं, कई बार हम चाहते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो आपकी डिफ़ॉल्ट चली जाए जब तुम उस कॉलम में एंटर नहीं कर रहे हो वैल्यू, तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट की कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हो। व्हेन अ यूज़र डज नॉट एंटर अ वैल्यू फॉर द कॉलम ऑटोमेटिकली द डिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इंसर्टेड। मान लो मैंने उसके लिए अगर वैल्यू ही नहीं डाली तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। तो आपको लिखना कुछ नहीं होगा, बस उस कॉलम के आगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देना। जैसे मान लो मैं ग्रेड के लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना चाह रही थी, तो मैं डिफ़ॉल्ट E1 लिख दूंगी। अब जब मैं टेबल में डेटा डालूंगी, अगर मैं इसके लिए कोई डेटा नहीं डालती तो ऑटोमेटिकली E1 चला जाएगा। नेक्स्ट आता है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट जो करता है वो लिमिट कर देता है वैल्यूज़ जो भी जा सकती हैं उस कॉलम के अंदर। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा, मैंने एक टेबल बनाया और मैंने बोल दिया कि जो ग्रॉस है कॉलम डेसिमल टाइप का हो और उस पर ये चेक करो। चेक क्या करो कि जो ग्रॉस है वो 2000 से बड़ा है। इसका मतलब है कि जब मैं टेबल में वैल्यूज़ डालूंगी तो मेरा कंप्यूटर ये चेक करेगा कि वो वैल्यू 2000 से बड़ा है या नहीं है। अगर वो वैल्यू 2000 से बड़ा है तो वो एंटर करा देगा। अगर मान लो मैं कोई ऐसी वैल्यू इसमें डालना चाह रही हूँ जो 2000 या 2000 से कम है, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है, थोड़ा सा टेबल कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं। टेबल कंस्ट्रेंट का मतलब ये, अब आगे मैं आपको एग्जांपल ही कराती जा रही हूँ, हेडिंग्स नहीं है इनकी। जैसे मान लो मैंने ये क्वेरी लिखी, इस क्वेरी में मैंने बोला कि एक टेबल बना लो जिसका नाम है आइटम्स, उसमें आई कोड जो है 5 करेक्टर है, एक ROL है वो इंटीजर है, क्या वो H का नाम का कॉलम है वो भी इंटीजर है। और मान लो मैं ना ये कराना चाहती हूँ कि पूरे, देखो जो पीछे है वो तो एक एक कॉलम पे ही लग रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अब जो मैं कंस्ट्रेंट लगा रही हूँ ना वो ये है कि ROL जो है ना वो QH से लेस हो, ये चेक कर दो और ये पूरे टेबल पे चेक करो। तो ऐसा जो कंस्ट्रेंट होता है जो पूरे टेबल पे लगता है उसको आप क्या बोलते हो, टेबल कंस्ट्रेंट। अब अच्छा, इसके अलावा ना आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इन होते हैं, बिटवीन, एंड होते हैं, तो वो मैंने इनके साथ ही कर दिए। जैसे मान लो एक कॉलम है, मैंने बोल दिया कि ठीक है, वो करेक्टर 20 करेक्टर्स को कंसिस्ट कर रहा है, तो मैंने अब इसमें बोला कि भाई चेक कर दो कि जो इसकी वैल्यू है वो नट बोल्ट और स्क्रू में से ही हो। अब इसका मतलब समझो, मैंने बोला कि तुमने कोई कॉलम बनाना है डिस्क्रिप्शन नाम का, और 20 उसका साइज़ हो, करेक्टर उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन मैंने साथ में ये बोल दिया कि उसके अंदर वैल्यूज़ 3 ही जाएंगी, नट बोल्ट या स्क्रू में से। तो अगर मैं आपको कहूँ ऐसी क्वेरी बना दो, तो आप ये कर सकते हो कि भाई चेक कर लेना कि जो डिस्क्रिप्शन के अंदर वैल्यूज़ जा रही हैं इन, वो कहाँ कहाँ से हो रखी है, नट बोल्ट या स्क्रू में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो मैंने एक कॉलम बनाया प्राइस, वो डेसिमल टाइप की वैल्यू को कंसिस्ट करता है। मैंने बोला कि उसमें ये चेक कर लो कि जो वैल्यूज़ जा रही है ना वो 253 और 770 के बीच में हो, और ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी आपकी जब आप बिटवीन और एंड का कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड रहेंगी। अगर मैंने बोला कि प्राइस जो है वो 253 से लेके 770 तक आ सकती है, इस रेंज में है, तो आप बिटवीन एंड का ये यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला प्राइस डेसिमल चेक, प्राइस बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, फिर मैंने एक ऑर्डर डेट नाम का एक कॉलम लिया और मैं बोल रही हूँ कि उसमें चेक कर देना कि जो ऑर्डर डेट है वो किसी पैटर्न से मैच करनी चाहिए। तो जब भी आपको पैटर्न मैचिंग करनी होगी तो आप लाइक कीवर्ड का यूज़ करोगे। तो मैंने यहाँ पे ये बोल दिया है आपका कि आप चेक कर लेना
कि जो ऑर्डर डेट है वो कुछ इस ढंग के पैटर्न की हो। फिर है मान लो मल्टीपल कंडीशंस पे चलते हैं। आपकी मल्टीपल कंडीशंस आप एंड और की हेल्प से लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई चेक कर लो कि जो चेक के लिए ये चेक वाले का है और बाकी जो ब्रैकेट्स बनेंगे वो कंडीशंस के हैं। जैसे मैंने पहली कंडीशन बोली कि जो डिस्काउंट है वो ये एंड सिटी ये हो, या फिर डिस्काउंट ये एंड सिटी ये हो, या फिर डिस्काउंट ये या सिटी ये हो। इसका मतलब अगर ये पूरी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली भी ये वाली भी, लेकिन इन तीनों में से और का मतलब होता है कोई एक, या तो ये वाली हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर ये हो जाए। ठीक है, मतलब ये पूरी होगी, सेकंड भी पूरी होगी, थर्ड भी पूरी होगी, लेकिन इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो। जब ऐसे मल्टीपल कंडीशंस का केस आ जाता है तो आप एंड और का यूज़ कर सकते हो। जिन भी चीज़ों के बीच में आप एंड लगाओगे तो वो सारा कुछ ही ट्रू होना चाहिए, और जहाँ पे आप और लगा दोगे तो वहाँ आपके पास ऑप्शन होगा कि और की लेफ्ट हैंड साइड या और की राइट हैंड साइड में से कोई भी एक चीज़ ट्रू होगी तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, MySQL, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब MySQL डज नॉट इन्फोर्स द चेक कंस्ट्रेंट ऑल्दो MySQL सिंटेक्स अलाउज द डेफिनेशन ऑफ चेक कंस्ट्रेंट। डेफिनेशन को वो अलाउ करता है लेकिन वो चेक नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। वैसे ये वर्क करता है बट MySQL में नहीं करता। अब आता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। एक RDBMS टेबल के अंदर जब अगर आप टेबल्स जो है वो रेफर कर सकते हैं एक दूसरे को कॉमन फील्ड की हेल्प से, एंड टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपकी इन्फोर्स कर रहे थे, वो बता दिया था, रूल्स थे जो ध्यान रख रहे थे। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक सिस्टम ऑफ रूल्स है दैट अ DBMS यूजेस टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड जो है वो वैलिड है एंड दैट यूजर्स डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज डेटा। ये तो पहले भी बता चुकी हूँ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो आपके फॉरेन की कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। वो इसमें यही बता रहा है, वेन एवर टू टेबल्स आर रिलेटेड बाय अ कॉमन कॉलम then the related column in the parent table should be declared a primary key and the related column in a child table should be declared a foreign key। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि जब भी आप दो टेबल को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो मेन टेबल होगा, प्राइमरी टेबल होगा, ठीक है, पेरेंट टेबल होगा, उसको आप क्या बनाएंगे, उसमें प्राइमरी की बना देंगे और उसी फील्ड को दूसरे टेबल में फॉरेन की कंस्ट्रेंट करेंगे। जैसे हम देखते हैं हमारे पास 2 टेबल है, एक आइटम हो गया, एक ऑर्डर हो गया। तो देखो आइटम टेबल की जो फॉरेन की आइटम टेबल की प्राइमरी की ये रही, कैसे पता चला, इसके नीचे अंडरलाइन है। ऑर्डर टेबल की प्राइमरी की ऑर्डर नंबर है, कैसे पता चला, इसके नीचे नंबर है। पर देखो आइटम नंबर यहाँ भी है, आइटम नंबर यहाँ भी है। ये आइटम टेबल की प्राइमरी की है और इस टेबल में मैं इसको क्या बना दूंगी, फॉरेन की बना दूंगी। ठीक है, तो अब ये दोनों टेबल बनेंगे कैसे वो मैं बता दूं। सबसे पहले जब हम आइटम टेबल बनाएंगे तो मैं लिखूंगी क्रिएट टेबल आइटम, उसमें पहला कॉलम का नाम लिखा आइटम नंबर कैरेक्टर 5 नॉट नल और उसको प्राइमरी की बना दिया, बाकी का आप बनाते रहना। फिर जब ऑर्डर टेबल पे आए तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल ऑर्डर, ऑर्डर नंबर प्राइमरी की बना दिया क्योंकि ऑर्डर नंबर आपका प्राइमरी की था। अब क्योंकि ये वाला जो आइटम नंबर है ये फॉरेन की बनेगा ना, तो फॉरेन की बनाने का तरीका देखो। सबसे पहले आप कॉलम का नाम लिखोगे, ये वो है जो इसमें दे रखा है आइटम नंबर, उसकी डेटा टाइप दे दी और उसका साइज दे दिया। उसके बाद आपको लिखना है रेफरेंसेस आइटम्स। रेफरेंसेस लिखने के बाद आपको उस टेबल का नाम लिखना है जिसको ये रेफर कर रहा है। तो ये आइटम्स नाम के टेबल को रेफर कर रहा है ना, तो मैंने लिख दिया रेफरेंसेस आइटम्स। और उसके बाद यहाँ पे उस कीवर्ड का नाम लिखना है जिसको ये प्राइमरी की का जो टेबल था, तो इसमें इस वाले कॉलम को रेफर कर रहा है ना, तो इसका नाम लिख दिया आप। ठीक है, तो जैसे अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, राइट SQL कमांड टू क्रिएट स्टूडेंट टेबल विद टू ID क्लास सेक्शन जेंडर नेम DOB मार्क्स वेयर टू ID इज दी प्राइमरी की। तो सिंपल है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखोगे, टू ID इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की, क्लास बना दी इंटीजर नॉट नल, सेक्शन कैरेक्टर ले सकते हो, जेंडर 1 लिख लो, नॉट नल कर दो, नेम वैरक्यार कर दो, 30 नॉट नल, DOB डेट टाइप की हो गई, मार्क्स फ्लोट टाइप की हो गई, इसको बंद कर दिया। फिर मैंने बोला एक टेबल एम्प्लॉय बनाओ इस स्ट्रक्चर के टाइप का, और फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन रहेंगी कि ID जो है वो आपकी प्राइमरी की बनेगी, ठीक है, यूज़र ID यूनिक होनी चाहिए, सैलरी जो है वो 5000 से बड़ी होनी चाहिए, और जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए, यानी नॉट नल नहीं होने चाहिए। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय करा, ID इंटीजर नॉट नल, प्राइमरी की लिख दिया, फर्स्ट नेम वैरक्यार 30 नॉट नल, लास्ट नेम वैरक्यार 30 नॉट नल, यूज़र ID वैरक्यार 10 यूनिक, सैलरी फ्लोट चेक, साथ में लगा देना सैलरी ग्रेटर देन 5000। ठीक है, अब इसमें है क्रिएट किया एक और टेबल, इस स्ट्रक्चर का आपको बनाना है, और इसमें जॉब ID को प्राइमरी की है। अच्छा, फिर ये तीनों जो है आपके लेफ्ट ब्लैंक नहीं होने चाहिए,
अच्छा, एम्प्लॉय आईडी इज अ फॉरेन की दैट इज रिलेटेड टू आईडी कॉलम ऑफ अर्लियर क्रिएटेड टेबल एम्प्लॉय। जो पीछे टेबल बनाया उसकी ये फॉरेन की है और उसमें जो टेबल आईडी था उसको ये रेफर कर रही है। बाकी सारा तो आप लिख लोगे, बस ये लास्ट वाला देख लो। जो न्यू टेबल में कॉलम है उसका नाम लिखो, डेटा टाइप लिखो, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद पिछले टेबल का नाम एम्प्लॉय था तो एम्प्लॉय, और क्योंकि एम्प्लॉय टेबल की आईडी को ये रेफर कर रही है तो नाम क्या लिख दिया अंदर, आईडी। ठीक है, तो ये था कि आप टेबल का स्ट्रक्चर बना कैसे सकते हो। नेक्स्ट आता है व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर। बना तो दिया, लेकिन अब मुझे देखना है कि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर दिख कैसा रहा है। तो आप उसके लिए जो यूज़ करेंगे वो होगा डिस्क्राइब टेबल नेम। DESC भी लिख सकते हो, पूरा डिस्क्राइब वर्ड भी लिख सकते हो, दोनों से काम चल जाएगा। तो मान लो मैंने लिख दिया DESC पैट या मैं लिख रही हूँ डिस्क्राइब पैट, इन बोथ द केसेस इस ढंग से आउटपुट आएगा। डेटा अभी भी नहीं दिखेगा, वो ये दिखाएगा कि फील्ड के नाम क्या है, उनकी टाइप क्या है, कोई नल कंस्ट्रेंट, कोई की बनाई है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, इस ढंग से स्ट्रक्चर दिखाएगा। अगर किसी एक डेटाबेस के सारे टेबल देखने हैं जो तुमने बनाए हैं, क्योंकि मैंने बोला एक डेटाबेस के अंदर कितना भी टेबल हो सकता है, तो आप जो क्वेरी लगाएंगे वो होगा शो टेबल्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने जो कुछ भी किया वो हमने स्ट्रक्चर से डील किया। ये थी DDL कमांड्स। DML दूसरी कैटेगरी बताई थी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक टेबल को क्वेरी कर सकते हो। तो मतलब उसमें क्वेरी सिलेक्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। तो वो जो होती है आपकी DML होती है। DML के अंदर आपकी कौन कौन सी आती है, इंसर्ट की, अपडेट की कमांड और सिलेक्ट की कमांड और डिलीट की कमांड। और ये चारों चीज़ें किस पे होती हैं, डेटा पे होती है, स्ट्रक्चर पे नहीं होती, सिर्फ डेटा को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ पे कॉलम लिस्ट दोगे, वैल्यूज दोगे और वैल्यू डालोगे। जैसे लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। तो इंसर्ट इनटू का फिर से सिंटेक्स पढ़ लेते हैं। आपको इंसर्ट लिखना है, इनटू लिखना है, टेबल नेम लिखना है, उसके बाद आपको कॉलम की लिस्ट लिखनी है, वैल्यूज़ कीवर्ड लिख के वैल्यूज़ डालनी है। देखो जो कॉलम लिस्ट अगर आप यहाँ देखो तो ये आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मीनिंग ये है कि इट्स नॉट कंपल्सरी टू गिव, वो भी समझेंगे। कॉलम लिस्ट का मतलब क्या है, कॉलम के नेम। तो सबसे पहले एग्जांपल ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। मैं इसके अंदर कॉलम की लिस्ट नहीं ले रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ भाई इंसर्ट करो, किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर। क्या इंसर्ट करो, वैल्यूज़ तो बताओगे ना पहले रिकॉर्ड की, तो आपको वैल्यूज़ लिख के ब्रैकेट के अंदर रिकॉर्ड की वैल्यूज़ लिखनी है। पहले कॉलम की पहली वैल्यू, जैसे मान लो आपका टेबल है जिसमें पहला कॉलम रोल नंबर का है, दूसरा नेम का है, तीसरा लास्ट नेम का है, चौथा उसका ग्रेड का है और पांचवा ग्रॉस का है। तो उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ डालनी होंगी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जो भी वैल्यू आपकी न्यूमेरिक फॉर्म में होगी वो डबल कोट्स में नहीं आएगी, या सिंगल कोट दोनों लगा सकते हो, लेकिन जो भी वैल्यू आपकी टेक्स्ट फॉर्म में है वो आपकी कोट्स में आएगी, और हर एक वैल्यू के बाद आप कॉमा लगाओगे। ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अच्छा, मान लो क्या हुआ, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं ना सारे कॉलम में वैल्यू, अगर मान लो आप कॉलम डालना चाहते हो तो मैंने सारे कॉलम के नाम लिख दिए पहले और उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, तीसरा केस कौन सा होता है, जिसके अंदर मुझे सारे कॉलम में नहीं डालनी, कोई 2-3 कॉलम है जिसमें वैल्यू डालनी है, बाकियों में डालनी नहीं है। तो उस केस में ज़रूरी हो जाता है आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना। तो जैसे आपने यूज़र आईडी लिखा तो ये वैल्यू यूज़र आईडी में चली जाएगी, ये सैलरी में चली जाएगी, और बाकी जितने भी कॉलम है उनमें कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप नल वैल्यू सेट करना चाहते हो किसी के लिए स्पेशली, तो आप वहाँ पे नल लिख सकते हो वैल्यू में, उस कॉलम का नाम लिख दो और नल लिख दो। ठीक है, अगला आता है इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। मान लो कोई एक टेबल है जो पहले से बना हुआ है, उस टेबल में से आप डेटा किसी और टेबल में डालना चाहते हो, तो आप लिखोगे इंसर्ट इनटू ब्रांच 1। ये न्यू टेबल का नाम है। आपने बोला कि ब्रांच 1 में जाए, क्या जाए, कहाँ से जाए, दूसरे टेबल से डेटा उठाना है ना। तो जब भी आपको डेटा उठाना होता है, निकालना होता है, तो आप जो क्वेरी यूज़ करते हो वो सिलेक्ट की होती है। सिलेक्ट लिखने के बाद आपको स्टार, अगर आपको सारा का सारा टेबल, सारे कॉलम चाहिए उस टेबल के, उस मतलब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के जो भी सारा है कॉलम का डेटा आपको चाहिए, तो आप स्टार लगाओगे। फिर फ्रॉम लिख के आप कॉलम का दूसरे टेबल का नाम लिखोगे। जैसे मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच 2 वेयर ग्रॉस ग्रेटर देन 2000। ये मैंने कंडीशन लगा दी कि जहाँ पर ग्रॉस वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू 7000 से ज़्यादा है, वहाँ पर जो भी ग्रॉस की वैल्यू 7000 जिस भी रो में आए वहाँ का सारा वैल्यू उठा लो और किस में डाल दो, ब्रांच 1 में डाल दो। फिर मैंने बोला इंसर्ट इनटू EMPL,
और उसमें मैंने ये 3 कॉलम के नाम दे दिए। मैंने बोला कि EMPL के अंदर इन कॉलम्स में वैल्यू डालनी है, और वैल्यू डालनी कैसे कहाँ से है, सिलेक्ट कर लिया ईनम, ईनेम, साल, टेम्प्स, जहाँ मंथ्स ग्रेटर देन 24 है, जहाँ भी मंथ 24 या 24 से ज़्यादा है टेम्प टेबल में, वहाँ पे ये 3 कॉलम उठा लो और उनकी वैल्यू किस में डाल दो, इसके अंदर डाल दो। तो ये कर क्या रहा है, जो नीचे है जो सेकेंड टेबल है वहाँ से वैल्यू उठाता है और वो टॉप वाले टेबल में डाल देता है। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वेन एवर यू वर्क इन माई एसक्यूएल आप क्वेरीज लिख के चले जाते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप डेटाबेस ओपन करते हो तो अभी कोई भी क्वेरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आप उसको सेव नहीं करते। तो देखो ये कमांड लाइन पे आप वर्क कर रहे हो, ये तो है नहीं कि आपको कोई मेन्यू मिल रहा हो सेव का, या आप Ctrl+S प्रेस कर रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप फिर क्या यूज़ करते हो, कमिट कमांड का यूज़ करते हो, ताकि आप क्या कर सको, परमानेंट चेंजेस कर सको उस टेबल के अंदर। एंड टू एस अ डेटाबेस, वो तो मैं आपको बता ही चुकी थी, यूज़ डेटाबेस की क्वेरी, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सिलेक्ट। जैसे हमने अभी इंसर्ट पे काम करा, तो नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करता है, जब आपका टेबल बन चुका है उसमें से अब थोड़ा सा डेटा आपने निकालना है, तो वो जो है आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, सेलेक्ट कमांड की हेल्प से। तो इट हेल्प्स यू मेक क्वेरीज ऑन अ डेटाबेस। क्वेरी कमांड होती है टू प्रोड्यूस सर्टेन स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। तो ये कमांड है जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है निकालने में हेल्प करती है। आपने लिखना है सिलेक्ट, कॉलम का नाम लिखोगे जितने मर्जी लिख सकते हो, फ्रॉम टेबल नेम। जैसे मैंने लिख दिया सिलेक्ट नेम ओनर फ्रॉम पेट, तो नेम वाला पूरा कॉलम, पेट तो टेबल कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें से जो नेम वाला पूरा कॉलम है और जो ओनर वाला है पूरा, वो दोनों उठ के आ जाएंगी। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, स्टार का मतलब सारे कॉलम, यहाँ आप सिलेक्ट के बाद कॉलम के नेम लिखते हो, तो इसका मतलब सारे कॉलम के नेम, तो सारे कॉलम के नेम का मतलब पूरा टेबल उठ के आ गया। फिर मैंने लिखा सिलेक्ट स्पीशीज कॉमा नेम फ्रॉम टेबल। अच्छा, ये कौन सा केस करा रही हूँ कि मान लो कोई टेबल था जिसमें पहले नेम था और बाद में स्पीशीज थी, लेकिन अगर मैं मांगते टाइम कहूँ कि पहले स्पीशीज दो फिर नेम दो, तो आपके टेबल में चाहे पहले नेम था और बाद में स्पीशीज थी, लेकिन जब आपको आंसर मिलेगा तो पहले स्पीशीज होंगी और फिर नेम, तो मतलब आप कॉलम की रीऑर्डरिंग कर सकते हो। फिर है मान लो कई बार क्या होता है कि आपके ना किसी टेबल में रिडंडेंट डेटा होता है थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं है कि डेटाबेस 100% रिडंडेंसी खत्म कर देता है, फिर भी काफ़ी हद तक कर देता है। ठीक है, तो मान लो अब जैसे सिटी वाला कॉलम है, उसमें तो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन हो ही सकती है ना, हो सकता है 2-3 लोग एक ही उससे हो सिटी से, तो उस केस में आप अगर आप सिर्फ मान लो डेली 2 टाइम्स है, लेकिन आप आंसर में चाहते हो कि एक ही बार लिखा हुआ है, तो आप उस कॉलम के आगे ना डिस्टिंक्ट लिख दो। तो जैसे मैं यहाँ लिख दूंगी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर, कि सप्लायर में से डिस्टिंक्ट सिटी लिख दो। मान लो अगर मुझे डुप्लीकेट रोज भी लेनी है, मतलब मुझे 4 बार डेली चाहिए, तो आप उसके आगे ऑल लगा दो। मैंने लिख दिया सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है, उसके अलावा मैं सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकती हूँ। जैसे मान लो 1+6 करना चाहो, तो मुझे बस इतना लिखना है सिलेक्ट 1+6, तो मुझे क्या मिलेगा 1+6 हेडिंग बन जाएगी और नीचे आंसर 7 मिल जाएगा। फिर है सिलेक्ट 4,3 फ्रॉम ड्यूअल। देखो मैंने फ्रॉम ड्यूअल, फ्रॉम के बाद आप टेबल का नेम लिखते हो, लेकिन ड्यूअल जो है ये एक ऐसा टेबल होता है जो जिसमें एक रो और एक कॉलम बनी होती है। एक टेबल आपको बना बनाया मिलता है माई एसक्यूएल की साइड से, उसका नाम है टेबल ड्यूअल। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, कंप्यूटर ऊपर 4,3 लिख देगा और नीचे 12 लिख देगा। फिर आएगा सिलेक्ट कर डेट। कर डेट होता है आपका फंक्शन करंट डेट के लिए, तो आज की जो सिस्टम की डेट है वो निकल के आ जाएगी। फिर है मान लो मैंने लिख दिया सिलेक्ट सेल्समैन कमीशन इनटू 100 फ्रॉम सेल्समैन। मान लो एक टेबल है जिसके अंदर ना सेल्समैन नाम का कॉलम है और कमीशन नाम का कॉलम है, लेकिन जब मुझे आंसर चाहिए ना, तो मुझे वो कमीशन 100 से मल्टीप्लाई करके चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के ऑपरेशंस भी आप कर सकते हो। आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट लिखना है, पहले कॉलम का नाम, दूसरे कॉलम का नाम, अगर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला कॉलम है तो आप वो कर दो। तो अब कमीशन इनटू 100 कहाँ से चाहिए, फ्रॉम सेल्समैन टेबल का नाम। फिर मान लो मैंने लिख दिया सिलेक्ट डेट टाइप एज इवेंट फ्रॉम इवेंट। मैंने लिख दिया, अच्छा अब ये मैं अलाइसिंग कर रही हूँ। देखो हो सकता है कोई टेबल हो जिसके अंदर पहले कॉलम का नाम मेरे को, मैंने बोला कि एक तो मुझे डेट नाम का कॉलम चाहिए, एक मैंने बोला मुझे टाइप कॉलम भी चाहिए, ये दोनों बने हुए होंगे, लेकिन मैंने बोला कि जो ये टाइप कॉलम है ना, अब इसका नाम जो है वो इवेंट टाइप आए जब मेरे को आंसर दिखे, टाइप हेडिंग ना होके इवेंट टाइप हेडिंग हो रखी हो, तो उस केस में मैं एज कीवर्ड का यूज़ करती हूँ। ये किस काम के लिए आता है, एलाइस काम के लिए आता है। तो आप सिलेक्ट लिखोगे, पहले कॉलम का नाम कॉमा दूसरे कॉलम का नाम, फिर एज लिख के जो न्यू नेम देना है फ्रॉम इवेंट। सिलेक्ट नेम बर्थ। अच्छा, इफ़ नल, इफ़ नल आपको चेक करने में हेल्प करता है कि वो चीज़ नल है या नहीं है। मैंने बोल दिया सिलेक्ट करना है नेम कॉमा बर्थ इफ़ नल। मैंने यहाँ बोला कि अगर यहाँ पे
डेथ वाला कॉलम जो है वो नल है, तो वहाँ पे अलाइव लिख दो। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो मैंने इफ़ नल डेथ कॉमा अलाइव लिखा है, इसका मतलब है मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम दिया, अगर वहाँ पे नल वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे फिर क्या आता है जाए, अलाइव लिखा हुआ आता है जाए। ठीक है, इस ढंग से। तो आप इफ़ नल से चेक कर सकते हो कि आपका कॉलम नल है या नहीं है। मान लो मैंने बोल दिया कि सिलेक्ट करनी है आपको नेम और एग्रीगेट स्टूडेंट टेबल में से, जहाँ पर जो एग्रीगेट वाला कॉलम है उसकी वैल्यू 350 से बड़ी हो। ठीक है, तो आप लिखोगे सिलेक्ट नेम कॉमा एग्रीगेट, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एग्रीगेट ग्रेटर देन 350। आप ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर अब मान लो मैं बोलूँ कि जहाँ पर सिटी दिल्ली नहीं है वहाँ के सारे सप्लायर की इन्फॉर्मेशन दे दो, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर वेयर सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली। फिर आ रहा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके 3 होते हैं, एंड और नॉट। एंड को आप एंड लिखो या डबल एम्परसेंड, और के लिए ये भी, नॉट के लिए ये। ठीक है, तो ये आपका यूज टू कनेक्ट सर कंडीशंस की ज्वाइनिंग के लिए काम आता है। मान लो मैंने बोला कि मुझे ई कोड चाहिए और ई नेम चाहिए, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, जहाँ पर ग्रेड या तो E2 हो यहाँ पर, या फिर ग्रेड E3 हो। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों में से कोई भी एक ग्रेड होगा तो मुझे उसका एम्प्लॉय कोड और ई नेम दे देना। तो आप ये लिख सकते हो सिलेक्ट ई कोड ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल टू E2, या फिर और की जगह आप ये पैरेलल लाइंस भी बना सकते हो। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो आपको एंड ऑपरेटर यूज़ करना होता है। जैसे मैंने लिखा है सिलेक्ट ई कोड कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल टू E4 एंड ग्रॉस इक्वल लेस देन 9000, मतलब जिसकी ग्रॉस सैलरी 9000 से कम है और ग्रेड जो है वो E4 है, उसका ई कोड और ई नेम आपको चाहिए। फिर मैं बोल रही हूँ कि मुझे ई कोड और ई नेम चाहिए एम्प्लॉय में से जहाँ ग्रेड G1 नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, नॉट ग्रेड। नॉट के लिए आप नॉट भी लिख सकते हो और एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी बना सकते हो। तो मैंने बोला कि जिसका ग्रेड G1 नहीं है उसका मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। नेक्स्ट है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पीशीज इक्वल टू कैट और स्पीशीज इक्वल टू डॉग एंड सेक्स इक्वल टू मेल। तो मतलब मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा चाह रही थी कि अगर स्पीशीज़ कैट है या स्पीशीज़ डॉग है, कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है, लेकिन सेक्स उनका मेल ही होना चाहिए, तो ऐसों की मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो क्योंकि देखो इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती थी ना, तो मैंने इन दोनों के बीच एक ब्रैकेट लगा दिया कि पहले ये दोनों सॉल्व होंगे और ऑपरेटर लगा दिया, और उसके बाद मैंने फिर एंड ऑपरेटर लगाया और फिर ये कंडीशन दी, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। फिर है आपकी रेंज के लिए मैंने आपको बिटवीन और एंड ऑपरेटर पहले ही सिखा दिया है, तो फिर वही दोबारा से है कि सिलेक्ट करना है। अगर मान लो आई कोड और डिस्क्रिप्शन टेबल जहाँ पे क्या वो OH जो है बिटवीन 30 एंड 50 है, जहाँ पर क्या वो OH जो है 30 और 50 के बीच में हो, वहाँ से ये निकला है। 30-50 बोथ इंक्लूड होंगे। ऐसे ही है नॉट बिटवीन ऑपरेटर होता है, अगर 100 एंड 1000 के बीच में ROL जहाँ पर नहीं है, नॉट बिटवीन का मतलब कि जो इस रेंज के बीच में नहीं आता उसका आप आई कोड दे दो। ठीक है, फिर आती है अगर आपको लिस्ट है, इन ऑपरेटर भी मैंने सिखा दिया था कि वो इस लिस्ट में से ही वैल्यूज़ चूज़ करता है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया स्टार फ्रॉम मेंबर्स वेयर सिटी इन दिल्ली मुंबई, मैंने बोला कि जिसकी सिटी दिल्ली या मुंबई के अंदर है उसका सारा इन्फॉर्मेशन दे दो। वैसे ही नॉट इन ऑपरेटर आता है, भाई जिसकी सिटी दिल्ली और चेन्नई नहीं होगी उसका सारा इन्फॉर्मेशन दे दो। जब मैं आपको बता ही दूँ कि इन दो में से ही मेरे को चाहिए, तो आप इन या नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। फिर आता है आपका कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। SQL जो है वो एक स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर लाइक को कंसिस्ट करता है फॉर कंपैरिजन करेक्टर स्ट्रिंग्स। ठीक है, पैटर्न्स जो है वो दो वाइल्ड, देखो लाइक ऑपरेटर है जिससे हम पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं, और वो दो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का यूज़ करता है, एक होता है परसेंटेज और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंटेज तो कोई भी सब स्ट्रिंग को मैच कर देगा एनी करेक्टर की, लेकिन ये एग्जैक्ट करेक्टर्स अगर ये 4 बार आ रहा है तो ये एज्यूम करेगा कि 4 ही पैटर्न हो, 4 के साथ ही मैच करेगा। परसेंटेज का मतलब है कितने भी आ सकते हैं। अभी उसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी फ्रॉम मेंबर्स वेयर पिन लाइक 13%, तो मेरे को फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सिटी चाहिए मेंबर टेबल में से जिसका जो पिन है वो कैसा हो, 13%। 13% का मतलब है कि स्टार्टिंग वैल्यू पिन कोड 13 से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी आ सकता है, कोई अल्फ़ाबेट भी आ सकता है और कोई नंबर भी आ सकता है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक %y। इसका मतलब है कि नेम जो है वो कुछ भी हो सकता है आगे, लेकिन लास्ट में y आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिख सकती थी %y%, इसका मतलब होगा कि कुछ भी स्टार्ट हो, बीच में एक y आ जाए और फिर कुछ भी एंडिंग हो। मैं ये भी लिख सकती थी 2 अंडरस्कोर
वाई, इसका मतलब कि पहले 2 करेक्टर्स आएंगे कोई भी और फिर वाई आएगा, तो उस पैटर्न से जो भी मैच करता होगा वो उसका आंसर दे देगा डेटाबेस में से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है मॉडिफाइंग डेटा इन अ टेबल, यानी अपडेट कमांड की। आपने टेबल बना लिया, उसमें डेटा भी इंसर्ट कर लिया, अब आपको उस डेटाबेस के डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हो। लिखना कैसे होता है, आपको लिखना होता है अपडेट और फिर टेबल का नाम। उसके बाद जो नई चीज़ें अपने सेट करनी होती है वो आप करते हो, तो आप लिखते हो सेट, जो नए कॉलम में वैल्यू डालनी है, जैसे आप चाह रहे हो ROL की वैल्यू 400 हो जाए, क्या OH की वैल्यू 700 हो जाए, वो डाल दी। फिर आप कंडीशन लिखते हो, जहाँ पर आई कोड लेस देन दिस है तो वो चेक करेगा कि जहाँ पे भी आई कोड की वैल्यू इससे कम होगी वहाँ पे सेट कर दो ROL 400, क्या OH 700। फिर मान लो दूसरा टेबल लिया एम्प्लॉयज़, वहाँ मैंने बोला सेट ग्रॉस इक्वल टू ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जो ग्रॉस की पुरानी वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको अब ग्रॉस की वैल्यू सेट कर दो। कहाँ पे करो, जहाँ पर ग्रेड या तो E3 हो या फिर ग्रेड E4 हो, जहाँ पे भी ग्रेड E3 या E4 है वहाँ पे ग्रॉस जो है उसकी इनकम ट्वाइस हो जाए, ठीक है। वो होता है आपका, ये मतलब अपडेशन का क्वेश्चन है, मतलब आपका कमांड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्वेरीज लिख सकते हैं। तो ये बस एग्जांपल्स है कि आपको लिखनी कैसी है। ध्यान आपको क्या रखना है, अपडेट लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, सेट लिखने के बाद जो न्यू वैल्यूज़ है वो यहाँ सेट करो और फिर वेयर लिख के कंडीशन लिख दो कि भाई करनी कहाँ पर है। अब आता है आपकी डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल। मान लो तुमने कोई टेबल बनाया और उस टेबल में से डेटा को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट नहीं, टेबल के लिए डिलीट के लिए ड्रॉप कमांड थी। अगर तुमको टेबल में से डेटा डिलीट करना है तो तुम डिलीट लिखोगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम लिख के टेबल का नाम बताओगे और फिर कंडीशन बता दोगे वेयर ग्रॉस लेस देन 2200। अच्छा, यहाँ पे तुम कॉलम के नाम नहीं देते क्योंकि पूरी की पूरी ही रो डिलीट होती है। SQL में ऐसी कोई नहीं है कि तुम कोई एक पर्टिकुलर सेल का डेटा डिलीट कर सको, पूरी की पूरी रो डिलीट होगी, इसलिए आप डिलीट के बाद कोई भी कॉलम का नाम नहीं देते। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस लेस देन 2200 जहाँ पे भी 2200 से ग्रॉस की वैल्यू कम होगी वो रो डिलीट। अगर पूरा का पूरे टेबल का डेटा ही डिलीट करना है तो बस ये लिख दो डिलीट फ्रॉम आइटम, कोई कंडीशन मत दो, तो वो सारा डिलीट कर देगा। फिर आता है ऑल्टरिंग टेबल। देखो ऑल्टरिंग टेबल जो है ये पहली जो कैटेगरी थी आपकी DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके अंदर आती है। ऑल्टर टेबल की कमांड से आप क्या कर सकते हो, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था ना टेबल का उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि तुम ऐड कर सकते हो किसी कॉलम को, कोई कंस्ट्रेंट ऐड या डिलीट कर सकते हो, किसी कॉलम को ही रीडिफाइन कर सकते हो कि उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कर दी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि मान लो मुझे कोई नया कॉलम डालना है किसी पहले से एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। आप ऑल्टर लिखेंगे, टेबल लिखेंगे और टेबल का नेम लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऐड कॉलम, ठीक है। ऑल्टर लिखा, टेबल लिखा, टेबल का नाम लिखा, ऐड कॉलम लिख के टेबल का कॉलम और उसका डेटा टाइप जो आपने ऐड करना है। अगर तुम्हें मॉडिफाई करना है कोई एग्जिस्टिंग कॉलम पहले से बना हुआ, उस कॉलम में कुछ चेंज करना है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई लिख के कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप में जो भी चेंज करना है। टू चेंज कॉलम नेम, तो आप ऑल्टर टेबल का टेबल नेम लिख के चेंज लिख के जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, और फिर जो पहला नाम था, अब तुम जो न्यू नेम देना चाहते हो वो उसकी डेटा टाइप और उसका साइज़ वो दे देना, ठीक है। पहले पुराने का नाम लिख के फिर नए का सारा डिस्क्रिप्शन दे देना। फिर आता है ड्रॉप टेबल। अगर तुम पूरे का पूरा टेबल ही ड्रॉप कर देना चाहते हो मेमोरी में से तो ड्रॉप टेबल लिख के टेबल का नाम लिख दो। अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्वेरी लिखी है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु इज हैविंग L एज एन अल्फाबेट ऑफ नेम वेयर टेबल नेम इज EMPL एंड कॉलम नेम कंटेनिंग एम्प्लॉय नेम इज ENAME। तो उसने बोला कि एक टेबल है, नाम EMPL है, कॉलम का नाम ENAME है, तो वहाँ पर जिसके भी नेम में L आता है उसको तुम डिलीट कर दो, तो वेयर ENAME लाइक %L%, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लिस्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर कमीशन देन देयर सैलरी। जिनकी कमीशन सैलरी से ज़्यादा है तो उनका सब सिलेक्ट स्टार करना है। कहाँ से करना है, फ्रॉम EMPL, जहाँ कमीशन ग्रेटर देन सैलरी। अब नेक्स्ट है लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हुज एनुअल सैलरी इज़ बिटवीन 25,000 to 40,000। आपको उन एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स बतानी है जिनकी एनुअल सैलरी यानी साल की जो सैलरी है वो इसके बिटवीन है। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा मान लो जो SAL है वो मंथली सैलरी दे रहा है,
जो आपका कॉलम नेम है वो आपको मंथली सैलरी बताता है। तो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर सेल मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब अगर मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि मंथली सैलरी दे रहा था तो वो बिटवीन 25,000 एंड 40,000 हो जाएगी। अगला आता है, क्वेश्चन है ये टेबल वाला बड़ा सा। मिस्टर सिंह है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग अप एन इन्वेंट्री सिस्टम इन अ सुपर मार्केट। ही क्रिएट्स अ डेटाबेस टेबल इन्वेंट्री टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स फॉर सेल। एक टेबल है इन्वेंट्री नाम का, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करते हैं, कैटेगरी, कोड, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब वो ये बोलता है, क्वेश्चंस ये हैं, विच फील्ड जो है शुड बी सेट एज प्राइमरी की। तो देखो इन सारी फील्ड्स में से आप कोड सबका अलग होगा ना, तो आप कोड को क्या है प्राइमरी की सेट कर सकते हो एज इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो डेटा टाइप है Q2Y का वो इंटीजर रखा हुआ है। जूडी है मिस्टर सिंह की कलीग, उसने बोला कि भाई इसको या तो रियल नंबर बना दो या फिर स्ट्रिंग बना दो। तो किसको, क्या जो क्वांटिटी है उसको, इंटीजर थी, उन्होंने बोला इसको डेसिमल वाला बना दो या स्ट्रिंग वाला बना दो, तो मिस्टर सिंह ने मना कर दिया। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो क्वांटिटी कभी फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं, पूरा का पूरा माल ही आएगा प्रोडक्ट, तो इसलिए हम उसको रियल नंबर भी नहीं बनाएंगे। और हो सकता है आपको क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़े, तो इसलिए हम उसको न्यूमेरिक डेटा टाइप ही रखेंगे, हम उसको स्ट्रिंग नहीं रखेंगे। फिर क्या हुआ, मिस्टर सिंह ने एक कमांड लिखी, आपको उसका आउटपुट बताना है। कमांड कुछ ऐसी सी है, सिलेक्ट कोड कॉमा प्राइस, आपको ये दो चीज़ें निकालनी है। कहाँ से? इन्वेंट्री में से, जहाँ प्राइस जो है वो 10 से बड़ी हो और क्वांटिटी लेस देन 40 हो। प्राइस ग्रेटर देन 20 एंड क्वांटिटी लेस देन 40। तो प्राइस ग्रेटर देन 20 में तो ये सारे आ गए यहाँ तक, ये 3, और वो 40 से कम है तो उसके अंदर क्या क्या आ गया, लेस देन 40 में सिर्फ यही रह गया ना, क्योंकि ये इक्वल टू 40 हो गया और ये ग्रेटर देन 40 हो गया, तो बस यही वाला रह गया। तो इसके अंदर आपको एक तो कोड बताना था और एक ये बताना था प्राइस। तो NO42 और 2.20 आपका आंसर आ गया इसमें, NO42 पर 20.2। ठीक है, तो क्लास ये जो था बेसिक जो आपका MySQL का था वो पूरा इस वीडियो से कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।